लोन लोन मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है? लोन लेना ना गलत नहीं है, पर गलत लोन लेना गलत हो सकता है। लोन डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल लाइफ में आप नहीं चाहोगे तो भी आएगी। गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है? एसेट एप्रिसिएशन, यानी जहां पे भी जिस वजह से आपने लोन लिया है, कहीं ना कहीं वो आपको इनकम ग्रोथ करके दे रहा है। गुड लोन में घर खरीदने के लिए जब आप लोन लेते हो उसको रखता हूँ, और बैड लोन में मैं कार खरीदने के लिए आप लोन लेते हो। लोग ईएमआई मिस कर जाते हैं, लोग कई बार उनकी जो पेमेंट ईएमआई की पेमेंट्स है, बाकी चीजें, इन बातों का कितना फर्क पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर और बाकी चीजों पे? क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आप टाइमली पे करिए। मिनिमम ड्यू पेमेंट एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो कम से कम 30 to 35% लगता है। लाइफस्टाइल एक्सपेंस रखना और करना कोई गलत बात नहीं है, बट लाइफस्टाइल एक्सपेंस अगर अफोर्डेबल है, बिना लोन के भी अगर वो हो सकता है, तो कोशिश करिए कि बिना लोन से आप वो लाइफस्टाइल एक्सपेंस करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरुकुल के एक और बेहद ही ज्ञानवर्धक एक ऐसे इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज में, जहां पर हम आपको पर्सनल फाइनेंस और आपकी गाड़ी कमाई का इस्तेमाल और तमाम प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिग्गज एक्सपर्ट से राय लेते हैं। आज बात हम करने वाले हैं लोन की। जी हाँ, यानी कि कर्ज। अक्सर गाहे बगाहे हमें लोन लेना पड़ता है, कभी घर के लिए, कभी अपने निजी किसी जरूरत के लिए, कभी किसी इमरजेंसी के लिए, कभी गाड़ी के लिए, या कभी किसी और जरूरत के कारण। आज हम आपकी पूरी लोन की प्लानिंग कराएंगे। आज आपको बताएंगे कि आखिर लोन मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और मॉडर्न डेज में आखिर आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब। विरल, थैंक यू सो मच आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपना कीमती समय विरल जी आपने दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि लोन, जब बात होती है कर्ज की, तो पहली चीज तो यही आती है कि भाई ये तो लाइबिलिटी है, आपको किस्तें चुकानी हैं, आपको इंटरेस्ट भरना है, बहुत सारे अलग अलग फ्रंट पे। तो आज के वक्त में हमें बताइए कि लोन लेना अ, मतलब सही या गलत तो हम नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, तो उस हिसाब से लोग लेते हैं। लेकिन लोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एब्सोल्युटली प्रशांत, शुक्रिया आपने ये शो में मुझे बुलाया। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लोन लेना ना गलत नहीं है, पर गलत लोन लेना गलत हो सकता है। अभी गलत लोन यानी क्या, वो तो डेफिनेटली हम आज चर्चा करेंगे ही। पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो एक क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ईएमआई अगर देखे या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस देखे, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा अभी लोगों के दिमाग में रहा ही है। देखिए, लोन आज के दिन में अगर लोन को देखे कि लोन लेना सही या गलत, उसके ऊपर ज्यादा ना सोचकर कौन सी लोन लेनी चाहिए, कौन सी लोन सही है, किस तरह से लेनी चाहिए, कैसे वो फाइनेंशियल टूल बन सकता है, प्रॉब्लम नहीं बन सकता है, गुड बैड लोन क्या एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल लाइफ में आप नहीं चाहोगे तो भी आएगी। अभी आप नहीं सोच रहे हो, बट फिर भी आगे जाके कहीं ना कहीं तो लोन आपके ओवरऑल फाइनेंशियल्स में आने ही वाली है। बिल्कुल। तो चाहें या ना चाहें, लोन की जरूरत पड़ती ही है, लोन की आवश्यकता पड़ती ही है, और आपने बखूबी समझाया। एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि अ, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत लोन लेना जो है वो पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमें बताइए जरूरी है। कि गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है? देखिए, जब हम गुड लोन और बैड लोन की बात करते हैं, तो गुड लोन में डेफिनेटली एक लोन एक ऐसा चीज रहता है जहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको क्विकली मनी मिलता है, राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आपका जो प्रिंसिपल है, जिस जिस जो लोन अमाउंट आपने लिया है,
और जो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल ऐड करके आपको जो चुकाना रहता है वो कम से कम 5 साल से लेकर 20-25 साल तक चलता है, राइट। यानी जितनी अमाउंट आपने लोन से ली रहती है उसका 2 to 3 टाइम्स आपको वापस से देना पड़ता है जहां से भी आपको लोन मिली है, राइट। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो पर्सनल लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड लोन्स हो, राइट। पर गुड लोन और बैड लोन ये भी एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एसेट एप्रिसिएशन, यानी जहां पे भी जिस वजह से आपने लोन लिया है और वो चाहे वो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, चाहे वो पर्सनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, कहीं ना कहीं वो आपको इनकम ग्रोथ करके दे रहा है। जैसे मैं अगर समझाऊं तो होम लोन एक ऐसा लोन है वो जो है वो एक एसेट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया है, राइट। एजुकेशन लोन वो आपने कोई एक इनकम के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। जैसे आप घर खरीद रहे हो, घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया है और जब आप लोन चुका रहे हो, या चाहे वो 15 साल हो या 20 साल हो या 25 साल तक हो, कहीं ना कहीं जब आप उसको बेचने जाओगे या वो घर को आप बेचने जाओगे, आपको कुछ एक एप्रिशिएटेड वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, राइट। वो डिबेट अलग है कि कितनी मिलेगी, मुझे जितनी चाहिए उतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर कहीं ना कहीं वो एसेट जो है वो एप्रिशिएट होता है। अभी आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एजुकेशन लोन लेते हो। अभी वो एजुकेशन लोन लेकर आप वो एजुकेशन को कंप्लीट करोगे और बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे नौकरी करेगा या कुछ ना कुछ बिजनेस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसके इनकम में वो ग्रोथ होगा। पर सामने मैं अगर देखूं कि आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लेते हैं और कार खरीदनी है। अगर आप सैलराइड पर्सन हो और आप कार खरीदने के लिए लोन लेते हो तो कार इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, जहां पे घर वो है वो एप्रिशिएबल एसेट है। तो मैं गुड लोन में घर खरीदने के लिए जब आप लोन लेते हो उसको रखता हूं, और बैड लोन में मैं कार खरीदने के लिए आप लोन लेते हो, क्योंकि कार को आप लेते हो लोन पे, राइट। उसको 5 साल 7 साल या 10 साल तक आप लोन ईएमआई चुकाते हो और फिर जब कार बेचने जाते हो जो प्राइस में आपने कार ली रहती है वो प्राइस में आप नहीं बेच पाते, उसको एप्रिशिएट करके भी नहीं बेच पाते, आपको डेप्रिशिएट यानी उसकी वैल्यू जो है वो कम करके ही मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, गुड और बैड लोन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं जब कहता हूं कि आपको लोन लेना है तो गुड लोन को फोकस करिए, बैड लोन को फोकस मत करिए। चलिए, यानी कि किसी भी चीज को अगर वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं आपके इनकम से जूस निकाल रही है, तो वो एक तरह का बैड लोन है, वो ठीक नहीं है आपके लिए। चलिए, जाहिर सी बात है कि जो चूंकि हम ये शो एकदम बेसिक्स को डिकोड कर रहे हैं, हमें बताइए, ठीक है, जरूरत पड़ती है, हर तरह के लोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम लेंडिंग एप्स हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे में आम जो कंज्यूमर है उसे लोन लेते वक्त किन चीजों को लिटरली चेक कर लेना चाहिए? देखिए, जैसे प्रशांत मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी बन रही है, राइट। हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि कहीं ना कहीं हमारे एस्पिरेशन हो, हमारी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हो, राइट, उसको पूरा करने के लिए आज अगर हम देखें ऐसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिन टू प्लेन ये सारी जगह पे जो भी चीज आपको खरीदनी रहती है उसके लिए आजकल लोन मिल जाता है, राइट। पर कहीं ना कहीं वो लोन जो है वो आपको परेशानी में भी डालता है। परेशानी में ना डाले उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो भी आप ईएमआई भरने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं, एक कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपका इनकम का 30 to 40% जितना आपका ईएमआई आए उतना ही आपको लोन लेना चाहिए। यानी जहां पे भी जो भी लोन लेना आप चाहते हो वहां पे आपके इनकम के 40 to 50% एनुअल इनकम के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप उसको मंथली में भी सोच सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है कि मंथली में नहीं सोच सकते। आप अगर एनुअली सोचे जो भी आपका ईएमआई आने वाला है वो 30 to 40% ऑफ योर इनकम के बीच में बैठना चाहिए। उससे कम रहा तो बेस्ट है, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। 30 to 40% आपका इनकम का आपको लोन लेना चाहिए या आपको ईएमआई आपको आना चाहिए, वो हिसाब से आपको लोन लेना चाहिए। दूसरी चीज, आपका
इमरजेंसी सामने अगर आपने लोन लिया है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप कुछ सेविंग कर रहे हो, आपका इमरजेंसी फंड पैरेलली आपका इमरजेंसी फंड भी रेडी रेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इमरजेंसी फंड रेडी नहीं किया है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कंटीजेंसी आ जाती है, उसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। तो क्या होगा अगर आपका इमरजेंसी और कंटीजेंसी रेडी नहीं है, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम कि आप वापस से वो कंटीजेंसी के उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वापस से आप कोई पर्सनल क्रेडिट ले लोगे या क्रेडिट कार्ड लोन ले लोगे। तो लोन डेफिनेटली आप अगर ले रहे हो तो आपको इमरजेंसी फंड पैरेलली आपका रेडी होना चाहिए, और किस वजह से आप लोन ले रहे हो ना, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे डिजिटल ऐप अवेलेबल है, आसानी से क्रेडिट अवेलेबल है, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ग्रेटिफिकेशन जो बात करते हैं हम, राइट, वो ग्रेटिफिकेशन आपको हमेशा वो इंसेंटिवाइज्ड करता है कि भाई मुझे इतना आसानी से अगर पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूं। पर वो चीज गलत है। आप पहले तो देखिए कि आपके वो इनकम से कितना वो जा रहा है ईएमआई, और फिर ये एक बार मैंने ये भी देखा है प्रशांत कि ये ना, ये ट्रैप बन के रह जाता है। ये टूल तो अच्छा है बट ये ट्रैप बन के रह जाता है। तो उसमें ना फंसने के अगर आप कोशिश करो कि उसमें आप ना फंसो, तो ये तीन चीजें, एक तो ईएमआई वाली बात, एक तो इमरजेंसी फंड की बात, और आपका जो लोन का पर्पस है वो क्लैरिटी होना चाहिए। जो नीड है, नीड बेस्ड आपको लोन लेना चाहिए, वांट बेस्ड आपको लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में तो जाहिर सी बात है इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसे एक टूल के तौर पर जब आप इस्तेमाल करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें जो विरल ने आपको बताएं, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि एकदम जब तक जरूरी नहीं है तब तक कहीं ना कहीं इसमें आगे ना बढ़े। आपको लिटरली किसी चीज की आवश्यकता है तो ही आप इसमें आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। विरल, जब लोन की बात आती है तो इंटरेस्ट की बात आएगी ही आएगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई अफोर्डेबिलिटी, मतलब ये पूरा जो इतने भारी भरकम शब्द हैं, जरा हमें आसान भाषा में समझाइए और इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बताइए। एब्सोल्युटली प्रशांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग गलती क्या करते हैं, वो ईएमआई को फोकस करते हैं। अभी ईएमआई का एक कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट, उसको हमेशा वो इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपको आपका जो टोटल लोन रहता है, राइट, वो टोटल लोन का जो ब्रेकअप रहता है, आप कितना प्रिंसिपल देने वाले हो, आप कितना उसमें इंटरेस्ट देने वाले हो, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, कितना वो फिजिबल है, राइट, वो सारी चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और टेन्योर टेन्योर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, और वो सोचना कोई गलत भी नहीं है। जितना ज्यादा लॉन्गर टेन्योर लेंगे ना आप, उतना आपका ईएमआई का जो कंपोनेंट होता है वो कम होता है। वो दिखने में कम लगता है डेफिनेटली, बट क्योंकि आपका टेन्योर जो रहता है वो लॉन्गर रहता है। अभी ये सिलेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, पर उसमें ध्यान ये रखना है, आपको कभी लॉन्गर टेन्योर रखना है जब आप क्लियर हो कि आपको जो आपका लोन है वो आपको 7 to 10 ईयर्स में खत्म करना है। मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो होम लोन का एग्जाम्पल दूंगा मैं। आपको अगर होम लोन मिल रहा है 20, 25, 30 साल का, तो डेफिनेटली आप 20, 25, 30 साल का होम लोन का टेन्योर सिलेक्ट करिए। क्योंकि जिससे क्या होगा कि जो आपका लोन अमाउंट रहेगा उसमें जो आपका ईएमआई का कंपोनेंट रहेगा वो कम रहेगा, दिखने में कम आता रहेगा। पर साथ में आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप लोन ले रहे हो उसको आप उसका शेड्यूल, प्री पेमेंट रीपेमेंट का शेड्यूल भी साथ में आप बनाओ, जो 5, 7 साल या 10 साल में खत्म हो जाए। जिससे क्या होगा कि आप जो शुरू में ईएमआई जो आपको आने वाला है वो 20, 25, 30 साल से आने वाला है, डेफिनेटली आपको ईएमआई कम दिखेगा, राइट, क्योंकि आप शॉर्टर टेन्योर लोगे तो आपका ईएमआई बहुत ज्यादा दिखेगा। पर आप स्ट्रेटेजी ऐसे लगाओ कि मैं आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो कंपोनेंट और प्रिंसिपल चुकाने का कंपोनेंट, मैं कुछ उसको प्री पेमेंट करके रीपेमेंट करके 5, 7, 10 ईयर्स में उसको खत्म करूं। तो ईएमआई पे फोकस रखना है। ईएमआई को फोकस जब आप रख रहे हो तब आप ध्यान में रखो कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या आ रहा है, और लॉन्गर टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोन लो।
बिल्कुल। एक चीज और हम समझना चाहेंगे विरल आपसे, खासतौर पे पहले तो आसान भाषा में बताइए कि फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट है क्या, और इनमें से क्या चूज किया जाए? देखिए, ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन या फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन, अभी कुछ, मैं ऐसा कहूं तो 8 से 10 सालों में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। अभी लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली यहाँ पे मैं अभी भी वापस से होम लोन का ही एग्जांपल दूंगा, कि हमारे इंडिया में या तो कोई भी कंट्री में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बैंक होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक होती है, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो रेट्स डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती है कंट्री की, राइट। अभी वो कंट्री के इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो लोन हमने लिए हुए रहते हैं उसका भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट की साइकिल आती है, कभी कई बार अपर साइकिल आती है, कभी डाउन साइकिल आती है। अपर साइकिल यानी इंटरेस्ट रेट्स कंट्री में हाई है, और लोअर साइकिल आती है जब इंटरेस्ट रेट कंट्री के लो है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो लास्ट 2-3 साल से 2 साल ऑलमोस्ट हो गए जहां पे हमारा साइकिल जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट का है। अभी ये लोअर इंटरेस्ट रेट साइकिल और हायर इंटरेस्ट रेट साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप फिक्स रेट इंटरेस्ट पे जाते हैं तो आप कमिट कर रहे हैं कि आप जो ईएमआई देने वाले हैं और ईएमआई का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उसका रेट जो है वो फिक्स्ड करके रख दिया है। अभी इसमें फिक्स रेट इंटरेस्ट में क्या होगा कि कोई भी साइकिल हो, चाहे वो अपर साइकिल हो या डाउन साइकिल हो, आपका इंटरेस्ट रेट वो फिक्स्ड हो जाता है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट सजेस्टेबल यही होता है कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे जाइए, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया में दोनों तरीके की साइकिल आती है, अपर साइकिल भी आती है, लोअर साइकिल भी आती है। जब लोअर साइकिल आती है तब आपको उसका बेनिफिट आपको मिले। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर जब आप इंटरेस्ट रेट 10% पे फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे जाते हैं और कुछ सालों तक वो मान के चलो वो 10% रहता है, 10.5% भी होता है, वो 11% भी होता है, बट जब इंटरेस्ट रेट लोअर साइकिल पे आता है तब वो इंटरेस्ट रेट 9.5 भी बन जाता है, 8.5 भी बन जाता है, 8 भी बन जाता है, 7.5 भी बन जाता है। तो साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, और जब आप फ्लोटिंग में जाते हो तब आपको लोअर जो साइकिल आती है, लोअर रेट साइकिल आती है, उसका भी आपको फायदा अच्छे से मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइकिल को ध्यान में रख के आप फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट से ना जाकर फ्लोटिंग में जाए, और फ्लोटिंग में एक फायदा ये भी होगा कि यू कैन नेगोशिएट विथ योर लेंडर, यानी जो भी बैंक या एनबीएफसी से जहां से आपने लोन लिया है वहां पे आप रेट का भी नेगोशिएबल कर सकते हो। चलिए, बहुत ही अमेजिंग इंसाइट, और कई सारी चीजें तो ऐसी थी कि जो सच में मुझे भी बहुत क्लैरिटी हुई, खासतौर पे लोन्स को लेकर। अगला सवाल मेरा स्मार्ट बोरोइंग को लेके है। आई एम श्योर कि जैसे हर तरह की इन्वेस्टिंग, हर तरह के फिनेंस प्लानिंग में कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, तो स्मार्ट बोरोइंग के भी तो कुछ गोल्डन रूल्स होंगे ही सर? एब्सोल्युटली, स्मार्ट बोरोइंग के बहुत सारे ऐसे रूल्स, गोल्डन रूल्स ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, आप जब भी लोन लेते हो ना, आप आपके लाइफ स्टाइल में या तो आपके लाइफ फाइनेंशियल लाइफ में जब आप लोन लेते हो ना, तो आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लीजिए, राइट। मिस्टेक, मेजोरिटी मिस्टेक क्या होती है, लोग लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लेते हैं। देखिए, गलत नहीं है, बट जैसे बहुत सारी चीजें गलती कर बैठते हैं, वो डेट ट्रैप बन जाता है, उसमें ना जाकर आप सिर्फ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके लोन लेंगे ना, या तो गुड लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे ना, तो लोन में कोई गलती नहीं है, लोन कोई बुरी चीज नहीं है। प्री पेमेंट स्ट्रेटेजी, बहुत बार मैं तो कहता हूं कि प्रशांत, मैंने 90% जो मेरे भी कैरियर में मैंने देखा हुआ है इंटरेक्शन करते वक्त, प्री पेमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। जब आप लोन ले रहे हो, साइमल्टेनियसली आपकी एक प्री पेमेंट स्ट्रेटेजी कि मैं ये लोन को कब तक खत्म करूंगा, कैसे खत्म करूंगा, किस तरह से खत्म करूंगा, और उसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी मेरी रेडी होनी चाहिए, जिससे लोन आपका ट्रैप बन के ना रहे। क्रेडिट स्कोर आपको ध्यान में रखना है कि आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। आप जितनी ज्यादा लोन लेंगे उतनी आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इंपैक्ट बन सकती है। तो क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना, क्रेडिट स्कोर को एक इन चेक रखना बहुत ही जरूरी है। और देखिए, लोन ले लिया है, लोन की जरूरत पड़ती है,
लोन लेना बुरा नहीं है, पर साथ साथ में एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी आपकी होनी चाहिए। जो मैं रीपेमेंट की बात कर रहा था ना, वो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से आप रीपेमेंट की, प्रीपेमेंट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। चलिए, और मेरे कुछ सवालों के जवाब आपने इसमें भी दे दिए। एक आखिरी सवाल सर, अमूमन मतलब कई बार होता है कि जैसे आपने क्रेडिट स्कोर की बात की, बाकी चीजों की बात की, अ, अमूमन क्या होता है कि लोग ईएमआई मिस कर जाते हैं, लोग कई बार उनकी जो पेमेंट, ईएमआई की पेमेंट्स है, बाकी चीजें, इन बातों का कितना फर्क पड़ता है खासतौर पे आपके पूरी कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कोर और बाकी चीजों पे? और जाहिर सी बात है कि उस लिहाज से आपने बताया कि आपको कहीं ना कहीं बैकअप तो रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली प्रशांत, देखिए पहले तो क्रेडिट स्कोर को थोड़ा सा बोलता हूं मैं कि क्रेडिट स्कोर आपका एटलीस्ट 700 से 750 के रेंज में अगर आप रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हम्म। लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं एक ही टाइम के ऊपर। अभी अगर मल्टीपल लोन्स ले लिया है, डेफिनेटली कुछ नीड रहेगी, कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ इमरजेंसी रहेगी, पर जैसे मैंने कहा कि उसका एक प्री पेमेंट का एक स्ट्रेटेजी आपको रहना चाहिए। जब क्रेडिट कार्ड की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत ही जरूरी है कि आपकी अमाउंट, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, आप टाइमली पे करिए। मिनिमम ड्यू पेमेंट एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, जिसमें अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं और पूरी अमाउंट पे नहीं करते, तो आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो कम से कम 30 to 35% लगता है। राइट, तो वो 30 to 35% कहीं पे भी दिखने में आपको बहुत ही छोटा दिखता होगा, बट वो 30 to 35 वो जमा जमा होके इतना बड़ा ट्रैप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मिनिमम ड्यू के ट्रैप में मत आइए। आपकी अमाउंट जो है वो आप एटलीस्ट 1 से 2 दिन पहले, आपका जो ड्यू डेट है उससे पहले खत्म कर दीजिए। और ओवर लेवरेज मत करिए। आपके लोन्स, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ साइड से आपकी अभी अच्छी हो सकती है, बट यू नेवर नो कि कई ऐसे इमरजेंसीज, ऐसे क्राइसिस आ सकते हैं आपके लाइफ में, जिससे आप ओवर लेवरेज बन जाते हो, तो वो भी आप अवॉइड करिए। और देखिए, लाइफस्टाइल एक्सपेंस रखना और करना कोई गलत बात नहीं है, बट लाइफस्टाइल एक्सपेंस अगर अफोर्डेबल है, बिना लोन के भी अगर वो हो सकता है, तो कोशिश करिए कि बिना लोन से आप वो लाइफस्टाइल एक्सपेंस करिए। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही विरल जी, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों को काम आए। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उन सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।